गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 30 अक्टूबर और हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे बिहार स्पेशल एडिटोरिया का और उसके अंतर्गत हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और साथ ही साथ गुप्त वंश से संबंधित जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक जो पहल हुई थी उसको हम लोग देखेंगे, खास करके बिहार के संदर्भ में। और साथ ही साथ समय बचा तो करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे। और आपको एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये भी बता दें, आज पुनः जो है हमने टेलीग्राम पर सामान्य ज्ञान दर्पण, कल हमने प्रतियोगिता दर्पण, आज जो है हम सामान्य ज्ञान दर्पण इसको अपलोड कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। और आज जो है हम लोग नालंदा, गुप्त, उसके बाद पाल वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाने। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त ने की थी और बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया। हेनसांग के यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। इसको आप लोग जो है ध्यान में रख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूछा भी गया है, पुनः पूछा जा सकता है शीलभद्र के बारे में। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे और 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा में कुल 3 स्तर थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं इस विश्वविद्यालय का क्या स्तर रहा होगा। और इसका स्तर इससे भी लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय भी था जो 3 भवनों को मिलाकर बनाया गया था। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताबें संरक्षित थी। इन पुस्तकालयों का नाम आप लोग जरूर याद रखना है। इस 3 पुस्तकालयों का ये है रत्न रंजक, रत्नोधि और रत्न सागर। ये 3 पुस्तकालय का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार से ये संबंधित है और डीप में पूछ लिया जाएगा। प्राचीन काल में स्थापत्य शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। इसके बारे में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। संभावना है कि आपको बिहार एसआई में या बिहार पुलिस में या बिहार के अन्य एग्जामों में बीएसएससी में पूछ लिया जाए। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यूनेस्को धरोहर में जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया? 2016 में। और 2006 में जो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है पुनः से बढ़ावा दिया जाए और जागृत किया जाए। दैट मीन्स कि वहाँ पर पुनः से शिक्षा दीक्षा का काम किया जाए। इसी संदर्भ में 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया और नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है 2014 ईस्वी में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम संचालित किया गया। और हाल ही में भव्य नया नालंदा विश्वविद्यालय 19 जून 2024 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल्स भी चर्चा करंट अफेयर्स में हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लें या आप जो है गूगल पर सर्च करके ये 19 जून 2024 को जो उद्घाटन किया गया और किन किन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कैंपस का बनाया गया है उसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे, पूछा जा सकता है। अगला है गुप्त प्रशासन के बारे में। हमने गुप्त की राजनीति स्थिति देख ली है। अब प्रशासन, गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। दैट मीन्स राजा जो शासन करता था वो दैवीय अधिकार के तहत करता था। दैट मीन्स कि राजा अब उत्तराधिकारी हो गया देवताओं का। देवताओं ने उसे राजा को राज्य करने के लिए आमंत्रित किया है या अधिकार दिया है। इस काल में ये अवधारणा आ गई गुप्त काल में। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं रही। आप देखेंगे कि मौर्य काल में केंद्रीकृत सत्ता है, समाज जो शासन सत्ता है वो राजा के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विकेंद्रीकृत हुआ। राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया गया। देश के प्रधान को गोप्ता कहा जाता था, भुक्ति का प्रधान ऊपरी होता था। ये सारे टर्म याद करना है आपको, ये पूछा जाता है। विषय का विषयपति, ग्राम का ग्रामिक होता था। इस समय गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की बात करें गुप्त काल में, तो गुप्त काल में कृषि सबसे बड़ी आय का स्रोत था। कृषि पर 1/4 और कहीं कहीं 1/6 कर लिया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार और उद्योग का भी इस समय विकास हुआ। और व्यापार की बात करें तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है ताम्रलिप्ति थी, जो कि बंगाल में थी। कहाँ? बंगाल में। और तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर जो है वो उज्जैन अभी बन गया था गुप्त काल में। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ये भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये जो है पूछा गया है दिनार के बारे में और रुपयक पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्थिति गुप्त काल में क्या थी। तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कास्त जाति का वर्णन हमें पहली बार गुप्त काल में मिलता है। और ये किस पुराण में मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सब आपको जो है जरूरी हो जाता है। जो नेशनल आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको कास्ट से संबंधित हम लोग जो आम अवधारणा है, जो बिहार में लाला बोलते हैं, लाला जो कि सिन्हा, श्रीवास्तव हो, तो उन जातियों का उदय जो है इसी समय गुप्त काल में ही हुआ। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में जो है निम्न हो गई, मतलब इनकी स्थितियों जो है खराब हुई। इस काल में हमको 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एक अभिलेख जिसका कि नाम है एरन अभिलेख, इससे सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। ये भी बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं गुप्त कला की बात करें। हालांकि गुप्त कला के बारे में जब कला जो है अलग से चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ गुप्त शासकों के संरक्षक में गुप्त कला के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर का निर्माण, नागर शैली और गुफाओं का निर्माण एवं विहारों का निर्माण जो है इस समय हुआ। गुप्त गुफाओं के निर्माण में अजंता का गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही हुआ है। अजंता की गुफाएं की बात करें तो हालांकि ये पूर्व से आ रहा है, लेकिन वहाँ की जो है 16, 17, 18 खास करके 16 और 18 नंबर की गुफाएं जो है ये
आपको इसी समय की मिलेगी। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। अब गुप्त कला की साहित्य की बात करें तो इस समय जो विभिन्न साहित्य रचना हुआ उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। कालिदास द्वारा रचित साहित्य की बात करें तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम है। वहीं विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, और वात्सायन का कामसूत्र, अमर सिंह का अमरकोश, कामनंद का नीतिसार और शूद्रक का मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका, ये जो है आप लोग दोनों याद रखेंगे क्योंकि आपको ज्यादातर सारे बुक में आर्यभट्टियम जो है वो मिलेगा, लेकिन सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका कम मिलेगा। तो ये आप लोग या तो कहीं पे कॉपी कर लेंगे या अभी ही याद कर लेंगे। अगला देखते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया जो, और इनको भारत का न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग पाल वंश के बारे में। पाल वंश जिसके कि संस्थापक गोपाल थे और इन्होंने 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। गोपाल ने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ? तो बिहार शरीफ में। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस वंश के सबसे प्रमुख शासक जो है ये धर्मपाल थे। गोपाल के बारे में आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जो है करीब 20 वर्षों तक जो है शासन किया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये भी कि उदंतीपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर जो है एक मठ का भी निर्माण, बौद्ध मठ का निर्माण भी इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग धर्मपाल जो कि गोपाल का ही पुत्र था। उन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये कहाँ? भागलपुर। अब भागलपुर मेन शहर से जो है करीब 20-25 किलोमीटर आपको दूर पड़ेगा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम बता चुके हैं कि ये व्रजियान शाखा से जो है बौद्ध धर्म की व्रजियान शाखा से संबंधित था, ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। आगे चलते हैं। धर्मपाल जो है सोमपुर महाविहार जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। साथ ही साथ धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि प्रतिहार जो कि गुर्जर प्रतिहार कहलाता है, राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच जो है संघर्ष हुआ और उसमें धर्मपाल ने भाग लिया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित किया और प्रतिहार शासक वत्सराज को भी जो है बाद में पराजित किया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो संघर्ष त्रिगुटीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ये कन्नौज पर अधिकार के लिए ही तीनों के बीच जो है संघर्ष होता है। धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है कि उत्तर भारत का स्वामी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र जो है देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। और आपको धर्मपाल के बारे में बता दें कि धर्मपाल जो है करीब 40 वर्ष तक जो है इन्होंने 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। देवपाल की बात करें तो धर्मपाल का ये पुत्र था और 810 ईस्वी में ये शासक बनता है और इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, ये भी ध्यान में रखेंगे। मुंगेर को इन्होंने राजधानी बनाई और देवपाल के समय में ही जावा जो कि इंडोनेशिया में अभी वर्तमान में पड़ता है, वहाँ के शासक शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। किन्होंने? देवपाल ने। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल और रामपाल आदि शासक बनते हैं
यहाँ के बिहार क्षेत्र के या मुंगेर से शासन सत्ता करते हैं पाल वंशीय शासक के रूप में। और रामपाल जो है ये अंतिम शासक रहता है और ये करीब 1097 से 1098 ईस्वी के बीच जो है ये शासन करता है। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि यही 1097 ईस्वी के आसपास जो है धीरे धीरे पाल वंश जो है समाप्ति की ओर आ जाता है। और पाल वंश या पाल कालीन जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ जो है कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ और उसमें धीमन और विट्ठल पाल नाम के जो कलाकार थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। और यहाँ पर कांसे की मूर्ति की कला जो है बहुत प्रसिद्ध थी। और कांसे की एक मूर्ति पाल कालीन ये सुल्तानगंज जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ से देवघर के लिए जल भरा जाता है। यहाँ से एक कांसे की व्याख्यात मूर्ति मिली है जिसको कि अभी लंदन में जो है या ब्रिटेन में कहें वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। ये भी पूछा गया है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बाद में जो है यहाँ सत्ता कमजोर होती है और फिर नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं विभिन्न शासक जो हुए वंश उसकी राजधानी क्या क्या रही है उसके बारे में। तो वृहद्रथ इसका ग्रीवरज या राजगिरी रही है। बिंबिसार ग्रीवरज या राजगिरी। उदयन इसने पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली। कालाशोक ने पाटलिपुत्र। नंदवंश ने पाटलिपुत्र। मौर्य ने पाटलिपुत्र। कुषाणों ने पुरुषपुर या मथुरा। गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र और पाल वंश ने अपना मुंगेर बनाया। ये भी आपको बता दें प्रारंभ में जो है बिहार शरीफ रहता है, बिहार शरीफ जो है रहता है यहाँ का पाल वंश का। बाद में कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र बनता है, पुनः जो है मुंगेर अपना जो है ये बनाता है राजधानी। अब कुछ जो है साहित्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये साहित्य में है अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा और ये जो है राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था और ये पूछा भी गया। ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र, ये ध्यान में रखेंगे। बुद्ध चरित सुघोष ने और बुद्ध धर्म के महाकाव्य के बारे इसको बुद्ध चरित को कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता ये नागार्जुन ने। शून्यवाद का सिद्धांत इसी में इन्होंने दिया। शियुकी हेनसांग ने लिखा है और भारत का यात्रा वर्णन जो है इसमें किया गया है। इंडिका मेगास्थनीज ने और मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें है। मिलिंद पनो नागसेन ने लिखा है और बैक्टीरिया शासक मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है मिलिंद पनो। ललित विस्तार में बुद्ध की कलाओं का वर्णन है और महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ये था आपको एंशिएंट से संबंधित प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग एक वंश पढ़ेंगे कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश को हम लोग मध्यकाल में जो है करेंगे। जो मध्यकाल का जो मुस्लिम आक्रांता आता है उसमें क्या क्या किया जाता है तो उस समय हम लोग कर्नाट वंश पढ़ लेंगे। तो आज जो है एंशिएंट ये खत्म हुआ। अब जो है कुछ करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है ये है आपको कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान जो है योजना प्रारंभ किया गया और ये आयुष्मान योजना 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा जो है ये दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब लागू हुआ है। तो आपको कल जो है 29 अक्टूबर को ये लागू हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी दिवस भी जो है मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है देश के पहले आयरन मैन सांसद जो है बने हैं कौन? तेजस्वी सूर्या। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, आयरन मैन
की उपाधि इसलिए इन्होंने दिया गया कि ये 70.3 ट्रायथलॉन चैलेंज को पूरा कर इतिहास रचा है भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या। इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है गोवा में आयोजित 70.3 ट्रायथलॉन चैलेंज में 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर दौड़ जो है में इन्होंने शामिल हुआ और कुल दूरी जो है 113 किलोमीटर की इन्होंने जो है चैलेंज किया है और 1200 प्रतिभागी इसमें भाग लिया था। तो ये आप लोग बस तेजस्वी सूर्या जो है ये बने हैं, ये उपाधि मिली है, ये ध्यान में रखना है। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये जो एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है संस्कृति से संबंधित कि छत्तीसगढ़ में दिवाली के अवसर पर जो है, दिवाली के अवसर पर नहीं कहें या दिवाली के आसपास कहें, सोहराई तिहार जो है मनाते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय ग्रामीण। ये दिवाली के 11 दिन बाद छठ के हम लोग जब दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाते हैं तो ये दिवाली के 11 दिन बाद जो है ये मनाते हैं सोहराई तिहार। तो आपको याद रखना है सोहराई तिहार जो है पर्व कौन मनाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला जो है करंट अफेयर से ये मंगना जो है स्मृति मंगना इन्होंने शतक लगाया है और साथ ही साथ विश्व चैंपियन जो कि इस बार की T20 विश्व चैंपियन न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी उसको जो है हराकर चैंपियन भारत बन गया है। तो हालांकि T20 विश्व कप नहीं जीता है, चूंकि सीरीज हो रहा था न्यूजीलैंड और भारत के बीच भारत में, तो उसी को जो है 2-1 से भारत ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।